गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जो भी जब भी इस वीडियो को जिस भी टाइम पे देख रहा है उस हिसाब से कॉमर्स का एक और क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर चल रहा था स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ये उसका दूसरा क्लास है। स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट डे हम लोगों ने मीनिंग देखा था स्टेक होल्डर्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। फिर हम लोगों ने कुछ बेसिक डिफरेंसेस भी जाने थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर एंड अ कस्टमर, शेयर होल्डर, क्रेडिटर एंड सो ऑन। फिर हम लोगों ने वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स देखा था जिनको हम लोगों ने दो पार्ट में पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड किया था, विच इज इंटरनल स्टेक होल्डर एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इंटरनल एक्सटर्नल में बहुत सारा सब पार्ट था, बहुत सारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स थे, अलग अलग टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरनल स्टेक होल्डर्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द ओनर्स, द एम्प्लॉयर्स, so on, people, then the employees, and external stakeholder which included media, creditors, competitors, suppliers, trade unions, government, and society and so on. तो लास्ट में हम लोगों ने इतना कवर किया था। एक क्विक रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं स्टेक होल्डर्स के डेफिनेशन का। स्टेक होल्डर्स लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था स्टेक होल्डर्स डिटेल में। Stakeholders are those people, person, group, or institution which directly or indirectly have some stake, stake जिसका और भी कुछ synonymous words मैंने यूज किया था जैसे कि risk या interest. Stakeholders are those individual groups or institutions which have a stake slash risk or interest in any commercial organization. Maybe it can be direct or indirect, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन और ग्रुप और या फिर ऑर्गेनाइजेशन का अगर किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का रिस्क इन्वॉल्व रहता है, किसी भी तरह का इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहता है, तो उन सारे इंडिविजुअल ग्रुप या इंस्टीट्यूशन को हम लोग स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। ये चीज हम लोगों ने डिटेल में लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट क्लास में बहुत ज्यादा और अभी भी जैसे कि मैंने रिकैप्चुलेट करवाया, रिस्क के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे थे कि रिस्क होता है, क्या रिस्क होता है। हम लोग ये बात नहीं कर पाए थे, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी था कि रिस्क होता क्या है। तो वो इस क्लास में और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं कौन कौन से स्टेक होल्डर्स के बारे में हम लोग को इन डिटेल बात करना है आज। वो सारा स्टेक होल्डर्स को हम लोग देख लेते हैं।
तो बेसिकली स्टेक होल्डर्स में हम लोग को इन लोगों के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करना है, इन लोग के बेसिकली रिस्क और एक्सपेक्टेशंस के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करना है आज हम लोग को। वेट अ सेकेंड। हम लोगों को इन सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करना है। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेंगे कि अगर ये लोग स्टेक होल्डर है, यानी कि इन लोगों का हर एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई रिस्क या इंटरेस्ट जरूर इन्वॉल्व रहता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस रिस्क का। ओनर्स, जिनको हम लोग कुछ और नाम से भी जानते हैं, दे कैन बी शेयर होल्डर्स फॉर एग्जाम्पल, also known as AKA, also known as shareholders और पार्टनर्स। अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये अलग अलग हो सकता है, जैसे कि प्रोप्राइटर या फिर ओनर हो सकता है वो एक सोल प्रोप्राइटर के केस में, पार्टनर्स हो सकता है पार्टनरशिप बिजनेस के केस में, और शेयर होल्डर्स हो सकते हैं वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में। तो बेसिकली ओनर्स लोग का सबसे बड़ा रिस्क वो लोग क्या लेते हैं? सबसे बड़ा रिस्क उन लोग का कैपिटल होता है। What is capital? The initial amount of money invested by the owners to start and bring the whole business organization into a functioning on a daily basis. That fund, initial fund is known as capital. तो बेसिकली कैपिटल क्या होता है? जो हम लोग इनिशियली अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी को खड़ा करने में, उसका डे टू डे वर्किंग के लिए, प्लस उसका जो भी फंड का रिक्वायरमेंट होता है उसको पूरा करने के लिए जो भी कैपिटल इनिशियली ओनर, शेयर होल्डर्स या पार्टनरशिप लगाते हैं, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना चाहिए कि ये जो कैपिटल है, यही कैपिटल वो रिस्क है जो कि ओनर्स लोग ले रहे हैं एज स्टेक होल्डर्स। यानी कि अगर ओनर्स लोग कैपिटल नहीं लगाते तो वो लोग स्टेक होल्डर्स नहीं बनते। ओनर्स लोग को हम लोग स्टेक होल्डर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओनर्स कैपिटल के फॉर्म में रिस्क लेते हैं किसी कंपनी में। क्यों रिस्क क्यों लेते हैं? क्योंकि कैपिटल लगाने से ही ये श्योर नहीं हो जाता है कि बिजनेस चलेगा ही चलेगा। द बिजनेस मे फेल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ रिस्क दैट बिजनेस मे फेल। तो बिजनेस फेल हो सकता है जिसकी वजह से कैपिटल डूब सकता है। इसीलिए ये कैपिटल को एज अ रिस्क देखा जाता है जो कि ओनर्स लोग लेते हैं, जिसके वजह से हम लोग उनको स्टेक होल्डर बोलते हैं। एम्प्लॉइज, व्हाट आर द रिस्क एम्प्लॉइज टेक? एम्प्लॉइज रिस्क बहुत तरीके से लेते हैं। यहाँ पे हर एक स्टेक होल्डर बहुत तरीके का रिस्क लेता है, लेकिन एक जो मेजर रिस्क, जो कुछ मेजर रिस्क होंगे, हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉइज लोग कैसा तरह का रिस्क लेता है? रेम्यूनरेशन, एंड वर्किंग कंडीशन। रेम्यूनरेशन और वर्किंग कंडीशन। रेम्यूनरेशन और वर्किंग कंडीशन, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है? वेजेस और सैलरीज, यानी कि वेजेस और सैलरीज जो हम लोग एम्प्लॉइज को देने वाले होते हैं, उन लोग को वो टाइम पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक रिस्क में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक अगर हम एक एम्प्लॉय है, हम XYZ किसी कंपनी में या किसी सोल प्रोप्राइटरशिप में एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो एक रिस्क जो कि हम उठा रहे हैं उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इज दैट कि मेरे को टाइम पे मेरा सैलरी या मेरा वेज यानी कि मेरा रेम्यूनरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक दूसरा रिस्क हम लोग जो उठाते हैं वो ये होता है कि हमको किस वर्किंग कंडीशन में, किस कंडीशन में वहां पे काम करवाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, सपोज मान लो एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री में सपोज किसी तरह का लोहा पिघलाने का काम होता है। हो सकता है कि वहां पे कंडीशन को ज्यादा अच्छा बनाया जा सके। सपोज मान लो एक एयर कंडीशनर या कुछ एयर वेंटिलेशन सिस्टम वहां पे लगाया जा सके जिससे गर्मी को कम किया जा सके। बट कंपनी सोच रहा है कि नहीं, हम अपने एम्प्लॉयज लोग को क्यों इतना खर्चा करें उन लोग के ऊपर, मेरे साल का इतना लाख रुपया खर्चा बैठ जाएगा इस एयर कंडीशनिंग सिस्टम को लगाने के लिए, तो एक काम करते हैं, नहीं लगाते हैं। तो वहां पे एक रिस्क हम लोग ले रहे हैं कि मेरा जो एम्प्लॉयर है, यानी कि जो ओनर लोग कंपनी के, जो मेरे को काम पे रखे हैं, क्या वो लोग हम लोग का वर्किंग कंडीशंस का ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? वो लोग मेरे वर्किंग कंडीशन के बारे में अच्छे से सोच पा रहे हैं
या नहीं पा रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि देयर इज अ रिस्क कि मेरे को गुड वर्किंग कंडीशन में मिल सकता है या फिर बैड वर्किंग कंडीशन में मिल सकता है। वी नीड टू दे टेक दिस रिस्क कि हाँ ठीक है जो भी होगा, वी होप फॉर द बेस्ट, बट इट कैन बी अ बैड वर्किंग कंडीशन जहाँ पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो दैट इज द रिस्क विच एम्प्लॉयज टेक फॉर which make them stakeholders in any commercial organization. सप्लायर्स, सप्लायर्स का मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम लोग वो जान लेते हैं। सप्लायर्स यानी कि जो वो पर्सन जो कि किसी तरीके का रॉ मटेरियल्स हम लोग को प्रोवाइड करवाता है। वो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं या फिर इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं जो लोग कंटिन्यूस बेसिस पे किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को सप्लायर एज अ सप्लायर सामान प्रोवाइड, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मान लो मेरा अगर एक बुक बनाने का एक प्रिंटिंग कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा बिजनेस प्रिंटिंग का है, तो वहां पे पेपर, इंक, स्पेयर पार्ट, ये सारे प्रिंटिंग मशीन के स्पेयर पार्ट, ये सारे चीज मेरे लिए रॉ मटेरियल्स हो जाएंगे। तो रॉ मटेरियल्स जो लोग प्रोवाइड करवाता है वो लोग को हम लोग सप्लायर्स बोलते हैं। तो सप्लायर्स हमेशा रॉ मटेरियल्स हम लोग को प्रोवाइड करवाते हैं। वो लोग किस तरीके का रिस्क लेते हैं? सबसे बड़ा रिस्क इज टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज। टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज यानी कि मोस्टली ज्यादातर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होता है वो हमेशा यूजुअली क्रेडिट पे होता है। क्रेडिट पे होता है तो यूजुअली उधार पे काम चलता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कॉपी लेना है और सपोज मेरा बिल अगर 1 लाख रुपया हुआ, तो यूजुअली वो हम या तो अभी कुछ पैसा दे देंगे और बाद में बाकी का पैसा देंगे, या फिर पूरा का पूरा 1 लाख ही हम उसको बोलेंगे, अपने सप्लायर को बोलेंगे कि आई विल गिव इट टू यू आफ्टर 2 और 3 मंथ। तो उस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्रेडिट सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे यूजुअली पैसा फ्यूचर में दिया जाता है, संग संग नहीं पेमेंट किया जाता है जब भी डिलीवरी होता है रॉ मटेरियल्स का। तो इस केस में सप्लायर्स एक रिस्क ले रहे हैं कि हो सकता है मेरा बिजनेस फेल हो जाए और जो पेमेंट मिलने वाला था, सपोज इसी केस में हम एग्जांपल ले ले 1 लाख रुपए का, हो सकता है कि मेरा बिजनेस टोटली फेल हो जाए और वो 1 लाख रुपए हम रीपे नहीं कर पाए। तो बेसिकली सप्लायर भी एक तरीके का रिस्क ले रहा है। रिस्क ऑफ व्हाट? रिस्क ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज of the supplier, which makes the supplier a stakeholder. कॉम्पिटिटर्स किस तरीके का रिस्क लेते हैं? कॉम्पिटिटर तो ऑब्वियसली रियली सिंपल कि कॉम्पिटिटर हर चीज में ही रिस्क लेता है रिलेटेड टू द पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय इट्स काउंटर पार्ट। यानी कि कोई भी एक कॉम्पिटिटर है, उसका सबसे बड़ा रिस्क रहता है ओपोनेंट्स मूव। जो भी उसके ओपोनेंट्स का मूव रहता है, इट कैन बी ऑल्सो टर्म्ड एज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स यानी कि किसी एक कॉम्पिटिटर का दूसरे कॉम्पिटिटर के रेस्पेक्ट में पॉलिसीज या प्रोसीजर्स क्या होता है, वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर आता है किसी भी कॉम्पिटिटर के लिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लो आज के डेट में हम मान लेते हैं, दो कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, जियो एंड एयरटेल। जियो एंड एयरटेल आर कॉम्पिटिटर्स। अगर जियो के रेस्पेक्ट में हम लोग एयरटेल को देखें, तो जियो जो भी पॉलिसीज या प्रोसीजर्स बनाता है, यानी कि सपोज मान लो उसका पॉलिसी ये है कि वो एकदम चीप दाम पर, एकदम चीप दाम पर वो अपना जो भी प्लान है वो बेचेगा, तो उससे उसका ओपोनेंट का बिजनेस एट रिस्क आ जाता है। तो उसके ओपोनेंट का बिजनेस एट रिस्क कैसे आता है कि ड्यू टू द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ जियो कंपनी, हो सकता है कि सारे एयरटेल के कस्टमर्स जियो के पास चले जाए और एयरटेल अल्टीमेटली फेल हो जाए, जो कि हम लोग रिसेंट टाइम्स में देखे थे। इट कुड हैव बीन अ रियलिटी अगर उस हिसाब से एयरटेल ने अडेप्ट नहीं किया होता, तो उन लोगों ने भी अपने प्लान्स का प्राइसेस कम नहीं किया होता,
तो हो सकता था कि उन लोग के बिजनेस के सर्वाइवल पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन सकता था। तो बेसिकली हम लोग इस तरीके से इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि किसी कॉम्पिटिटर का जो ओपोनेंट, किसी भी कॉम्पिटिटर का जो ओपोनेंट होता है, उसके मूव, उसके पॉलिसीज, उसके प्रोसीजर्स किस तरीके से उसको एट रिस्क में डालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू इट्स ओन कॉम्पिटिटर, इट्स ओन काउंटर पार्ट। तो बेसिकली कॉम्पिटिटर्स भी एक स्टेक होल्डर बन जाते हैं किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क ये होता है टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स एंड लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नमेंट रिस्क लेता है किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन द फॉर्म ऑफ टैक्स एंड लॉ एंड ऑर्डर। व्हाट डज इट मीन, इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो बेसिकली किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो कि एक सर्टेन लिमिट पे अर्न कर रहा रहता है प्रॉफिट, उसको टैक्स देना पड़ता है। सपोज मान लो कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टैक्स का अमाउंट आता है सपोज फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज। तो गवर्नमेंट उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में एक रिस्क ये ले रहा है कि हो सकता है कि वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या अपना हिसाब किताब में किसी तरीके से हेर फेर कर कर कुछ गलत अमाउंट दिखाए, जिसके वजह से फाइनल टैक्स का अमाउंट उसके हिसाब से सपोज 70,000 रुपीज हो जा रहा है। तो बेसिकली एक्चुअल टैक्स का अमाउंट होना चाहिए था 1 लाख रुपीज, बट क्योंकि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ अकाउंट्स में हेर फेर किया था, उसके वजह से टैक्स का अमाउंट कम आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 70,000 आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली वो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो गवर्नमेंट के पास जाने वाला 30,000 रुपया कम देता है, उसको एक तरीके से फ्रॉड कर देता है गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट एक तरीके से रिस्क लेता है हर अर्निंग कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में कि वो लोग अपना टाइम से टैक्सेस को पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्लस वो जितना टैक्स होना चाहिए एक्चुअल अमाउंट उतना ही अमाउंट पे कर रहे हैं या उससे कम पे कर रहे हैं। बेसिकली द गवर्नमेंट इज टेकिंग अ रिस्क in the form of the time and actual amount of tax being paid by the commercial organization. Commercial organization सही amount of tax पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्लस टाइम पर टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्लस एक और जो कि रिस्क गवर्नमेंट ले रहा है वो ये होता है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो उस स्टेट के, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया का बात करें तो इंडिया का जो भी लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो रहा करना चाहिए वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लॉ को फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अल्कोहल यानी कि जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, लिकर्स होते हैं, उन सब का अगर बिजनेस करना चाहते हैं, उन सबको बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए सेपरेट रूल्स लॉ बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी तरह का लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट से लेना ही पड़ेगा। तो ऐसा ही और भी बहुत सारा बिजनेस का एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री, अगर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का बात करें तो अलग अलग लॉ बना हुआ है उसके लिए, जैसे कि आपको FSSAI और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, जिसका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। फूड आपका उस हिसाब से उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, तभी जाकर आप एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। आप ऐसे ही कोई भी खराब और बासी सेल फूड किसी को भी सर्व नहीं कर सकते हैं। तो अलग अलग रूल्स बना हुआ है। गवर्नमेंट एक रिस्क ये भी लेता है कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सही से उस रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, और नहीं फॉलो करने की वजह से रिस्क ये आ जाता है कि जनरल पब्लिक को किसी तरीके का हजार्ड हो सकता है, और उन लोगों के हेल्थ पर किसी तरीके का या किसी भी और तरीके से उन लोग को कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। और इस तरीके से गवर्नमेंट भी किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में एट स्टेक रहता है, उन लोग का भी एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर होता है किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में। बात कर लेते हैं जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक जो जिसमें कस्टमर्स भी आते हैं, प्लस और भी बहुत सारे तरह के लोग आ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क ले सकते हैं इन्वायरमेंट रिस्क, इन्वायरमेंट रिलेटेड रिस्क। environment related risk, फॉर एग्जांपल जनरल पब्लिक environment related risk लेता है।
अगर मेरा कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी पॉइजनस सब्सटेंस पे डील करता है, फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल देना है तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जो कि केमिकल्स लाइक सल्फर एंड अदर सच पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन, इन सारे तरह के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलता है, जिसके फैक्ट्रीज से बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें सीमेंट इंडस्ट्री का या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, इन सब के जो भी फैक्ट्रीज होते हैं उसमें से बहुत सारा पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स एंड स्मोक एंड डिस्चार्ज, वाटर डिस्चार्ज, एफ्लुएंस एंड सो ऑन, बहुत सारे चीज निकलते हैं जो कि जनरल पब्लिक इन जनरल पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो बेसिकली जनरल पब्लिक भी अपना हेल्थ रिलेटेड, अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड रिस्क लेता है किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, और इस तरीके से रिस्क लेने की वजह से जनरल पब्लिक भी एक स्टेक होल्डर बन जाता है किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में। ये चीज समझ में आ गया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके इस पूरे चार्ट को अच्छे से रिकैप्चुलेट कर लो, और इसको अगर नोटबुक में कॉपी करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके कॉपी भी कर सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने देखा अलग अलग स्टेक होल्डर के बारे में, जैसे कि ओनर्स, एम्प्लॉय, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट एंड सो ऑन। उन लोगों का स्पेसिफिक रिस्क वो लोग क्या क्या उठाते किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारा इन डिटेल हम लोगों ने जाना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और हम लोग को जो पढ़ना है वो है एक्सपेक्टेशन। कॉमर्स बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो कॉमर्स सब्जेक्ट ही ऐसा है जहां पे हर चीज को हम लोग पैसा से या किसी चीज से तोलते हैं। ठीक है, तो हर चीज में हम लोग को इन रिटर्न कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। अगर ऑब्वियसली एक रैशनल इंसान अगर जो है वो अगर किसी भी तरीके का कोई रिस्क लेता है तो वो उसके बदले में इन रिटर्न भी कुछ चाहेगा। सिंपली स्पीकिंग, अगर कोई भी इंसान है, अगर वो रैशनल है यानी कि वो बेवकूफ अगर नहीं है, वो अगर पागल नहीं है, वो दिमाग से अगर सही इंसान है, तो ऑब्वियसली अगर किसी को भी बोला जाए कि किसी भी तरीके का कोई रिस्क लो तो वो ऐसे ही नहीं ले लेगा, वो इन रिटर्न कुछ ना कुछ चाहेगा, किसी ना किसी तरीके का एक्सपेक्टेशन उसको जरूर होगा। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर के नाम से पढ़ेंगे। तो अगर ओनर कैपिटल लगाता है, कैपिटल के फॉर्म में रिस्क लेता है, एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन वर्किंग कंडीशन के फॉर्म में रिस्क लेते हैं, सप्लायर्स टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज के फॉर्म में रिस्क लेते हैं, कॉम्पिटिटर्स ओपोनेंट्स का पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड मूव्स के फॉर्म में रिस्क लेते हैं, गवर्नमेंट टैक्स और लॉ एंड ऑर्डर के फॉर्म में रिस्क लेता है, जनरल पब्लिक एनवायरमेंट रिलेटेड रिस्क लेता है। तो इतना सारा रिस्क लेने के लिए वो लोग बदले में भी कुछ चाहेगा उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का स्टेक होल्डर है वो। तो बेसिकली अगर हम किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर है तो यानी कि हम उसमें कुछ ना कुछ रिस्क, उसमें कुछ ना कुछ मेरा इंटरेस्ट है, कुछ ना कुछ रिस्क है, तो उस रिस्क के बदले में मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए जरूर होगा, क्योंकि हम पागल नहीं है कि ऐसे ही किसी भी कंपनी में कोई भी रिस्क ले लिए और उसके बदले में हम कुछ लिए भी नहीं। लॉस मेरा होगा बट उसके बदले में मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या क्या वेरियस एक्सपेक्टेशंस होते हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स का, वो हम लोग को डिटेल में पढ़ना हम लोग के सिलेबस का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक छोटा सा स्टार्ट दे, तो ओनर्स लोग अगर कैपिटल लगाता है तो अगर हम वन वर्ड में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो कैपिटल के रिटर्न में उन लोग को हमेशा प्रॉफिट चाहिए होता है। खुद ही सोचो, क्या कोई ऐसा पागल ओनर मिलेगा जो कि कोई बिजनेस में कैपिटल लगाकर उसको खड़ा किया बट वो प्रॉफिट नहीं चाहता होगा? ऐसा दुनिया में कोई भी ओनर नहीं मिलेगा, किसी ना किसी तरीके से वो प्रॉफिट चाहिए होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्ग्यू कर सकते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी तो होता है, जो कि क्लास 9 में वो लोग पढ़ चुके हैं, बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी एक तरीके से वो लोग प्रॉफिट जरूर कमाते हैं। प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बल्कि प्रॉफिट्स को अलग फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अपना जो भी मेंबर्स होता है उन सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, उन मेंबर्स को अलग अलग बेनिफिट देते हैं, एक तरीके से वही उन लोग का प्रॉफिट्स हो जाता है। बट यहाँ पे एक ही डिफरेंस है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मॉनिटरी प्रॉफिट नहीं रहता है, सर्विसेज या अलग अलग बेनिफिट्स के फॉर्म में सारा प्रॉफिट रहता है।
तो इस तरीके से हम लोग को डिटेल में जानना है कि क्या क्या एक्सपेक्टेशन होता है अलग अलग स्टेक होल्डर्स का इन एनी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्ट करते हैं एक एक स्टेक होल्डर्स का, और ये चीज हम लोग को इन डिटेल पढ़ना है, तो इन डेप्थ हम लोग को जाना पड़ेगा इस चीज के लिए। सबसे पहले बात करते हैं ओनर्स, यानी कि शेयर होल्डर्स, पार्टनर्स या फिर एम्प्लॉयर्स भी बोल सकते हैं हम लोग। जो लोग किसी एम्प्लॉय को काम पे रखते हैं, यानी कि एम्प्लॉयर्स, जो लोग काम पर रख रहे हैं। तो इस चीज को डिटेल में पढ़ना है कम से कम एग्जाम के लिए, और एग्जाम के लिए हम लोग को कम से कम ये 4 से 5 पॉइंट एक एक स्टेक होल्डर के लिए जरूर जानना पड़ेगा। और ध्यान से इस पार्ट को करना है, क्यों? क्योंकि इस पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स में ओनर्स, यानी कि एम्प्लॉयर्स या शेयर होल्डर्स का। एक्सपेक्टेशन होता है, वो होता है सेफ्टी ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। सेफ्टी ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम का मीनिंग क्या है कि जो भी कैपिटल वो लोग लगाए हैं, वो कैपिटल सेफ रहना चाहिए, कभी भी वो डूबना नहीं चाहिए, लॉस में वो चला नहीं जाना चाहिए। प्लस नेक्स्ट, इसी पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आ सकते हैं, अ फेयर एंड रेगुलर रिटर्न, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। अ फेयर एंड रेगुलर रिटर्न का मतलब क्या है कि ना सिर्फ उन लोग का कैपिटल, सपोज अगर हम 1 लाख रुपए किसी बिजनेस में लगाए हैं, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि वो 1 लाख रुपए सिर्फ लगा रहे, वो 1 लाख रुपए तो सेफ रह ही रहे, प्लस वो 1 लाख रुपए के ऊपर भी हमको प्रॉफिट मिले। फॉर एग्जाम्पल हर मंथ मेरे को 5,000 या 10,000 करके प्रॉफिट भी मिलता रहे उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट, कैपिटल अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। कैपिटल अप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाकर उसको स्टार्ट किए हैं, तो पहला पॉइंट ये था कि वो 1 लाख रुपया सेफ रहना चाहिए, दूसरा पॉइंट ये था कि वो प्रॉफिट के फॉर्म में बढ़ना भी चाहिए, तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि वो कैपिटल भी अपने आप में बढ़ना चाहिए। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बिजनेस है, हम उसमें 10 लाख रुपया लगाए हैं, वो 10 लाख रुपया में से 2 लाख रुपया का हम लैंड खरीदे थे सपोज। लैंड का वैल्यू हम लोग जानते हैं दिन पर दिन बढ़ता है, अप्रिशिएट होता है, इसी चीज को हम लोग अप्रिसिएशन बोलते हैं, अप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू। तो ध्यान से अगर देखा जाए, अगर हम 2 लाख रुपए का लैंड खरीदे थे और उसको बिजनेस में यूज कर रहे थे, 4 साल बाद सपोज मान लो उसका वैल्यू हो गया 5 लाख रुपया बढ़कर, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली हमको 3 लाख रुपए का कैपिटल अप्रिसिएशन मिल गया है। कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि लैंड, या लैंड में जो मेरा कैपिटल इन्वेस्टेड था 2 लाख रुपया, वो बढ़कर अब 5 लाख हो गया। तो बेसिकली पहले जो हम कैपिटल लगाए थे 10 लाख रुपया, उसमें 3 लाख रुपया और ऐड हो गया, यानी कि मेरा कैपिटल जो हम 10 लाख रुपया लगाए थे, प्रॉफिट्स को अगर हम अलग हटाकर देखें, उसके ऊपर ही हमको अप्रिसिएशन मिला है और 3 लाख रुपया का, और मेरा कैपिटल ही जो 10 लाख रुपया था पहले, वो बढ़कर अब 13 लाख रुपया हो गया है। इसी चीज को हम लोग कैपिटल अप्रिसिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी ऑफ कंपनी एंड पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी। इक्वल पार्टिसिपेशन ये स्पेसिफिकली जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर होल्डर्स लोग के लिए दिया बोला गया है। जैसा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ने के बाद हम लोग जानते ही है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में मैनेजमेंट और जो ओनरशिप रहता है वो अलग अलग रहता है। मैनेजमेंट रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में, जिन लोग को इलेक्ट करते हैं ओनर्स यानी कि शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली देखा जाए तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि शेयर होल्डर्स जो मैनेजर्स से करवाना चाहते हैं वो मैनेजर्स ना करें। जो भी मेजर डिसीजंस रहता है वो शेयर होल्डर्स लेते हैं, उसको मैनेज करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे उन लोग का एक और एक्सपेक्टेशन ये भी रहता है कि जो जो भी डिसीजन है वो लोग ले रहे हैं, वो उन लोग का डिसीजन को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए और उन्हीं लोग के डिसीजन को फॉलो किया जाए। एक बार रिकैप्चुलेट कर लो सारे स्टूडेंट, जो भी एक्सपेक्टेशन था ओनर का।
नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के क्या क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं? सबसे पहला एक्सपेक्टेशन, द सिक्योरिटी ऑफ जॉब एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस अंडर कंजीनियल कंडीशन। सिक्योरिटी ऑफ जॉब एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। सिक्योरिटी ऑफ जॉब का मतलब क्या है कि सबसे पहले एक्सपेक्टेशन किसी भी वर्कर का, किसी भी एम्प्लॉय का ये रहता है कि उसको जॉब से कभी भी जब तब निकाल ना दे। वो लोग हमेशा चाहते हैं कि उन लोग को एक जॉब सिक्योरिटी मिले, उन लोग को ऐसे ही कभी भी निकाल ना दे, क्योंकि ऑब्वियसली सब कोई को लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए होता है। तो अगर मेरा जॉब स्टेबल नहीं है तो मेरा लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग हमेशा चाहते हैं कि एक जॉब अगर है तो वो कंसिस्टेंटली रहे, कभी भी अचानक से आके मैनेजमेंट ये ना बोल दे या मेरा एम्प्लॉयर मेरे को ये ना बोल दे कि आज से तुमको काम से फायर कर दिया गया, निकाल दिया गया है। तो जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन रहता है किसी भी वर्कर या एम्प्लॉय का। अ फेयर रेम्यूनरेशन, यानी कि उन लोग को उन लोग के काम के हिसाब से पैसा मिले। अगर वो लोग 10,000 रुपए का काम कर रहे हैं तो उन लोग को 10,000 रुपया मिले। अगर वो लोग 20,000 रुपए का काम करे तो 20,000 मिले। 20,000 के काम के लिए उन लोग को 5,000 ना मिले। यानी कि एक फेयर लेवल ऑफ रेम्यूनरेशन, यानी कि वेजेस या सैलरीज उन लोगों को मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी कि उन लोग का जो वर्किंग कंडीशन रहता है, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने बोला था रिस्क लेते हैं वो लोग इस चीज को लेकर, तो वो लोग का एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि उन लोग को एक सेफ और कंजीनियल यानी कि कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन मिले। वो लोग को जिस कंडीशन में काम करवाया जाए वो उन लोग के लिए अच्छा हो, हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो, ना कि उन लोग के ऊपर किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। नेक्स्ट आता है वेरियस वेलफेयर फैसिलिटीज सच एज हाउसिंग, मेडिकल केयर, सोशल सिक्योरिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग जानते होंगे, सपोज जिसके भी मम्मी पापा किसी भी तरीके के सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में होंगे, तो उन लोग के एम्प्लॉयर्स के तरफ से बहुत बार उन लोग को इंसेंटिव दिया जाता है, उन लोग को रहने के लिए घर दे दिया जाता है, उन लोग के लिए इंश्योरेंस करवा दिया जाता है, उन लोग का तबीयत अगर खराब होता है तो उन लोग का मेडिकल एक्सपेंसेस उठा लिया जाता है। तो ऐसे तरीके के इंसेंटिव दिए जाते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज का ये भी एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि उन लोग का एम्प्लॉयर जो भी उन लोग को काम पे रखा है वो उन लोग को ये सारे चीजों से हेल्प करे। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, यानी कि हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसका एम्प्लॉयर उसके करियर में हेल्प करे और उन लोग को डेवलप होने में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी आईटी सेक्टर में, किसी कंप्यूटर के सेक्टर में किसी तरह का कोई काम कर रहे हैं और किसी तरीके का नया स्किल्स सीखने में मेरे को इंटरेस्ट है, तो हम ये चाहेंगे हमेशा एज अ एम्प्लॉय, मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि मेरा एम्प्लॉयर मेरे को अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी दे किसी भी तरीके का नया स्किल सीखने का। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट और ऐसा तरह का प्रोग्राम करवाया जाता है जिसमें उन लोग को नया नया चीज सिखाया जाता है, ताकि सिर्फ वो लोग काम ना करे बल्कि नया नया चीज सीख कर वो लोग ग्रो करते रहे और डेवलप करते रहे। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन राइट्स, बहुत बार एम्प्लॉयज ट्रेड यूनियन भी फॉर्म करते हैं और उन लोग का स्पेसिफिक कुछ राइट्स रहता है। फॉर एग्जांपल, उन लोग को टाइम पर पेमेंट मिलना चाहिए, प्लस उन लोग का जो भी ह्यूमन राइट्स है उन लोग के हिसाब से जो भी कंपनी का डिसीजन हो, जो कि उन लोग के एम्प्लॉयज के हिसाब से उन लोग का बेनिफिट को देखते हुए, उन लोग का वेलबींग को देखते हुए जो भी डिसीजन हो कंपनीज वही डिसीजन ले। ऐसे तरह के बहुत सारे चीजें होते हैं जो कि एक्सपेक्ट करता है कोई भी एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से, यानी कि उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से। बात हो गया एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयज का, तो बात करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ सप्लायर्स, यानी कि वो आदमी जो कि मेरे को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। यहाँ पे एक डिफरेंस बता देते हैं। नेक्स्ट आने वाला है एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स और सप्लायर्स के बीच में बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और इसका पॉइंट उसमें लिख देते हैं, उसका पॉइंट इसमें लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सप्लायर बेसिकली वो ग्रुप ऑफ पीपल या दूसरा बिजनेस या इंडिविजुअल को हम लोग बोलते हैं जो कि किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरीके से रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड करवाते हैं। बट क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं, क्रेडिटर्स एक ज्यादा ब्रॉडर टर्म है। सप्लायर्स एक तरीके से क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिटर के अंदर आते हैं, बट क्रेडिटर में सप्लायर के अलावा भी और बहुत सारा टर्म्स होता है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं जैसे कि बैंक, मनी लेंडर्स एंड सो ऑन। क्रेडिटर बेसिकली कोई भी ऐसा वो आदमी होता है जिसको एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पैसा ओ करता है, OWE ओ करता है, यानी कि उन लोग को पैसा पे करना रहता है
एज एन ऑब्लिगेशन, उन लोग का ऑब्लिगेशन रहता है टू पे अ सर्टेन आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ मनी टू दोज क्रेडिटर्स, यानी कि वो आदमी लोग जिसको किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को पैसा पे करना रहता है फ्यूचर में, उन सारे आदमी को हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो बेसिकली सप्लायर भी एक तरीके का क्रेडिटर रहता है, बट क्रेडिटर में और दूसरे तरीके के आदमी भी इंक्लूडेड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक, बैंक एक सप्लायर नहीं है, क्यों? क्योंकि बैंक किसी भी तरीके का रॉ मटेरियल नहीं देता है, बट बैंक लोन देता है जिसको हम लोग को बाद में रीपे करना रहता है एज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो बैंक एक तरीके का क्रेडिटर है बट सप्लायर नहीं है। बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ सप्लायर्स का। सबसे पहले तो सप्लायर्स फेयर प्राइसेस एंड टाइमली पेमेंट चाहते हैं। फेयर प्राइसेस एज इन, अगर सपोज मान लो किसी चीज का दाम 10 रुपया है, किसी रॉ मटेरियल का दाम 10 रुपया पर यूनिट है, तो वो लोग कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि उन लोग को 10 रुपया से कम पैसा मिले अपने जो भी क्लाइंट है, जो भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को वो लोग बेच रहे हैं। तो एज अ सप्लायर हम हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर मेरा सामान 10 रुपया का है तो हमको मेरे क्लाइंट से यानी कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से हमको 10 रुपया ही मिले, उससे कम ना मिले। प्लस हम ये भी चाहेंगे कि जो भी पेमेंट है वो टाइम पर मिले, ना कि बाद में या डिले करके मिले। अगर बात हुआ है 1 महीना बाद मेरे को 1 लाख रुपया का पेमेंट करने का, तो हमको वो 1 लाख रुपया 1 महीना बाद ही मिले, ना कि 2 महीना बाद डिले करके मिले। रीजनेबल टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जानते हैं कि सप्लायर्स लोग ही डिलीवरी करते हैं और पेमेंट करते हैं, पेमेंट रिसीव करते हैं। तो हम लोग कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम लोग के कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी ऐसा कंडीशन डाल दिया जाए बाय द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो कि हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको डिलीवरी करवाना है, कोई कोई ऐसा चीज है जिसको डिलीवरी करवाने में सपोज मान लो 10 दिन लगने ही वाला है मिनिमम, तो हम नहीं चाहेंगे कि मेरा जो भी क्लाइंट है यानी कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो मेरे से एक्सपेक्ट करे कि हम उसको 5 दिन में ही डिलीवर कर देंगे। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी चीज को रीजनेबली डिलीवर करने में 10 दिन लगता है तो हम हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे कि वो लोग मेरे को हाथ में 10 दिन का समय दे। प्लस पेमेंट भी जो मोड पे हम चाहे, हम एज अ सप्लायर हम चाहे मेरे को उसी मोड पे मिले। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मान लो 1 करोड़ रुपया का पेमेंट करना है, तो ऑब्वियसली कोई भी सप्लायर ये नहीं चाहेगा कि बंडल्स में, कैश का बंडल्स में उसको 1 करोड़ रुपया का पेमेंट मिले। वो यूजुअली चाहेगा कि वो बैंक के थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाए, अकाउंट टू अकाउंट ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाए। तो ये सारे चीज भी एक्सपेक्ट करता है कोई भी सप्लायर अपने क्लाइंट से यानी कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट आता है रेगुलर ऑर्डर्स फॉर सप्लाई। ये थोड़ा डीप में समझना पड़ेगा। रेगुलर ऑर्डर्स फॉर सप्लाई का मतलब क्या है? एज अ सप्लायर हम हमेशा चाहेंगे कि मेरा जो कस्टमर है, मेरा जो क्लाइंट है, मेरा जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो मेरे को रेगुलरली सप्लाईज के लिए बोलता रहे। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा देखा जाता है कि रेगुलरली सामान प्रोड्यूस होते रहता है। सपोज मान लो मेरा क्लॉथ बनाने का एक हम क्लॉथ के सप्लायर है और वो मेरे से क्लॉथ खरीदता है, तो हम हमेशा चाहेंगे कि वो रेगुलर बेसिस पे मेरे से क्लॉथ खरीदते रहें। क्योंकि अगर वो रेगुलर बेसिस पे मेरे से क्लॉथ नहीं खरीदेगा तो पहला बात हमको ये पता नहीं चल पाएगा कि हमको कितना क्लॉथ बनाना है, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे नहीं खरीद रहा है। कभी वो 1000 यूनिट खरीद ले रहा है, कभी वो 1 यूनिट खरीद रहा है, कभी वो 10 यूनिट खरीद रहा है, कभी वो 2000 यूनिट खरीद रहा है। तो ऐसे इरेगुलर वे में वो ना खरीदे, रेगुलर वे में खरीदे। प्लस इससे एक और फायदा हमको ये होगा कि मेरा जो गोडाउन में उसको रखने का, उसको सही तरीके से स्टोर करने का कॉस्ट है वो भी बच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमको अगर वो इरेगुलरली ऑर्डर के प्लेस करता है तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मेरे को पहले से ही स्टॉक करके रखना पड़े। सपोज मान लो 10,000 यूनिट स्टॉक करके रखे, जब वो 2000 मांगा तब वो दिए उसको, फिर जब वो 1000 मांगा दिए, फिर जब वो 10 यूनिट मांगा तो दिए। ऐसे करने से मेरे को स्टोरेज कॉस्ट भी लग रहा है जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि वो रेगुलर बेसिस पे करते रहे। फॉर एग्जाम्पल, वो रेगुलर बेसिस पे अगर 1000 यूनिट सप्लाई के लिए ऑर्डर करते रहता है तो हम सिर्फ और सिर्फ 1000 यूनिट या हद तक 2000 यूनिट अपना स्टॉक में रखेंगे। तो जो बचा हुआ 8000 यूनिट को रखने का जो स्पेस चाहिए था वो अब मेरे को नहीं चाहिए रहेगा, तो उसका रेंट बचेगा और अलग अलग उसको मेंटेन करने का कॉस्ट भी बचेगा। इस तरीके से हम अपना प्रॉफिट बचा सकते हैं, प्रॉफिट को और बढ़ा सकते हैं, अपने कॉस्ट को बचा सकते हैं। तो एज अ सप्लायर हम हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे को रेगुलर ऑर्डर्स मिले फ्रॉम द क्लाइंट या फिर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लोग क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने क्लाइंट से? सेफ्टी ऑफ द लोन्स गिवन बाय देम टू द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन।
सबसे पहले तो उन लोग जो लोन दिए हैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, उन लोग के ऊपर भरोसा करके जो लोन दिए हैं, वो लोग सबसे पहला चीज यही चाहेंगे कि उन लोग का लोन सेफ रहे, उन लोग का लोन डूब ना जाए, उन लोग का पैसा डूब ना जाए। नेक्स्ट आता है रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एट स्पेसिफाइड टाइम। ये लोग भी हमेशा चाहेंगे कि सपोज अगर हम लोन एडवांस दिए हैं, सपोज 1 करोड़ रुपए का हम लोन दिए हैं और उसका 6 महीना का इंटरेस्ट सपोज मान लो 1 लाख रुपया होता है, तो इंटरेस्ट मेरे को मिल जाए पूरा का पूरा प्लस टाइम पर मिले। यानी कि 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट है तो हमको 1 लाख से कम ना मिले, और 1 लाख अगर हमको मिल रहा है तो वो टाइम पर मिले। सपोज मान लो एक पर्टिकुलर डेट है, 6 महीना बाद हमको वो इंटरेस्ट पे करना है, तो हम हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से जिसको हम लोन दिए हैं कि वो मेरे को टाइमली पेमेंट करे। ये भी एक एक्सपेक्टेशन होता है किसी भी क्रेडिटर का। रिटर्न ऑफ लोन ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। हम जितना टाइम पीरियड के लिए लोन दिए, सपोज मान लो किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग लोन दिए हैं फॉर 2 इयर्स, तो 2 इयर्स के बाद जैसे ही 2 इयर्स खत्म होता है, हमको एग्जैक्ट टाइम पे मेरे को मेरा लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो रीपे कर दे वो, ना कि वो 2 साल से डिफॉल्ट करके 2.5 साल या 3 साल ले जाए, जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट और मेरा जो भी है लॉस होगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज ऑफ एसेट। मॉर्गेज का मतलब हिंदी में अगर हम बोले तो मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना। यूजुअली कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी क्रेडिटर के पास अगर लोन लेने के लिए जाता है तो उन लोग को अपना किसी भी तरीके का कोई एसेट, जैसे कि लैंड हो सकता है या किसी भी तरीके का कोई फिक्स्ड एसेट हो सकता है, वो मॉर्गेज करना पड़ता है, यानी कि गिरवी रखना पड़ता है, एज सिक्योरिटी उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है उस लोन के लिए। तो हम एज अ क्रेडिटर हमेशा चाहेंगे कि मेरे को सही फिक्स्ड एसेट एट राइट टाइम एट द ऑफ द राइट वैल्यू मिल जाए फॉर मॉर्गेजिंग पर्पसेस। मेरे को जो फिक्स्ड एसेट है वो सही मॉर्गेज सही टाइम पर मिले एज मॉर्गेज, प्लस उसका वैल्यू भी सही हो और सही से डिस्क्लोज हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको 1 लाख रुपए का लोन देना है तो हम ऑब्वियसली चाहेंगे कि जो सपोज मान लो वो फिक्स्ड एसेट एज लैंड मेरे को मॉर्गेज कर रहा है, तो हम ये चाहेंगे कि वो लोन देने से पहले ही मेरे को लैंड का पेपर्स दे दे, प्लस वो लैंड का वैल्यू 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 लाख से कम का होगा तब तो वो लोन कभी रीपे ही नहीं करेगा, वो मेरा पैसा लेकर ही भाग जाएगा। तो इस तरीके से हम चाहेंगे कि मेरे को सही टाइम पे मेरा मॉर्गेज मिले, प्लस उसका वैल्यू भी अप्रोप्रिएट हो, जितना लोन है उस हिसाब से अप्रोप्रिएट हो, उतना ही या फिर उससे ज्यादा हो। हम लोग बात कर ले एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स। नेक्स्ट बात करना है व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स लोग का बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो वो लोग फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी, ये चाहते हैं। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए जो कि इनलीगल हो या किसी भी तरीके से बिजनेस में कंपटीशन को अनफोर्सीन या वन साइडेड बना दे। जैसे कि अगर तुम लोग को मालूम नहीं होगा तो इंडिया में कंपटीशन एक्ट बोलकर एक एक्ट है, एक लॉ है, जिसमें किसी भी कंपनी को अनफेयर एडवांटेज लेने से रोका जाता है। अगर किसी भी तरीके का कंपनी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्पिटिशन देने का कोशिश करता है तो वो इंडियन लॉ के हिसाब से अलाउड नहीं है। इसको और क्लियरली अगर हम समझाने की कोशिश करें तो कोई भी कंपनी, सपोज मान लो एक ऐसा कंपनी है जिसके पास फंड बहुत ज्यादा है और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उतना फंड किसी भी और कंपनी के पास नहीं है, बल्कि उसके आसपास भी अमाउंट का फंड किसी के पास नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे कंपटीशन फेयर नहीं होगा। इस तरीके के कंपटीशन को लॉ रोक देता है। तो ऐसे तरीके के कंपटीशन को हटाना ही बोलते हैं फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यानी कि जो भी ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहा है वो फेयर होना चाहिए और कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, कि ताकि हर एक कॉम्पिटिटर कमा पाए। कंपटीशन जरूरी है बट वन साइडेड कंपटीशन कभी भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर, एक ही कंपनी सरवाइव कर पाए, क्योंकि वो इतना तगड़ा कंपटीशन देता है कि बाद बाकी सारा कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाए। तो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर ऑफ हेल्दी कंपटीशन एंड एथिकल बिहेवियर। एथिकल बिहेवियर का मतलब क्या है? सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो भी पॉलिसीज प्रोसीजर्स होता है वो फॉलो होना चाहिए किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में। Next we have cooperation among competitors to ensure growth of the entire industry.
यानी कि अलग अलग कॉम्पिटिटर को पूरा इंडस्ट्री का ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल कंपनीज के ग्रोथ के लिए काम नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग अभी रिसेंट एग्जांपल देख सकते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही। टेलीकॉम इंडस्ट्री यानी कि जो भी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है जिसमें अभी प्राइवेटली करेंटली प्राइमरीली तीन प्लेयर्स है, तीन बड़े कॉम्पिटिटर्स है, जियो, एयरटेल एंड आइडिया, वोडाफोन। तो ये तीनों जो कॉम्पिटिटर्स है अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था, ये लोग अपना अपना प्रॉफिट को बढ़ाने का कोशिश करते ही हैं, प्लस ये लोग ऑन अ होल इंडस्ट्री का भी ध्यान रखने का कोशिश करते हैं। सब कोई जानते ही होंगे कि अभी रिसेंटली इन तीनों कंपनी ने अपने अपने प्लान का प्राइस को बढ़ाया था। तीनों जन एक अग्रीमेंट में आकर ये लोग एक साथ अपना प्राइस को बढ़ाए थे ताकि ज्यादा रेवेन्यू आ सके उस इंडस्ट्री में, और उन इंडस्ट्री का रेवेन्यू बढ़ने की वजह से उन लोग का टेक्नोलॉजी बढ़ेगा और फ्यूचर में वो लोग कस्टमर को बेटर सर्व कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जहां पे कॉम्पिटिटर्स लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरा का पूरा इंडस्ट्री के बारे में सोचकर डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो डिसीजन क्या था कि कलेक्टिवली एक साथ वो तीनों अपने प्राइस को बढ़ाने का सोचे, जिसके वजह से उन लोग का रेवेन्यूज बढ़ेगा और फ्यूचर में उन लोग का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बढ़ेगा, जिसके वजह से वो लोग अपने कस्टमर्स को ज्यादा अच्छे से सर्व कर पाएंगे फ्यूचर में। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सबसे पहले तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज सारे फॉलो करे। कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ये एक्सपेक्ट करता है टू फॉलो द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री, टू पे ऑल टैक्सेस ऑनेस्टली, रेगुलरली एंड ऑन टाइम। यानी कि सारा का सारा जो टैक्सेस है वो रेगुलरली, सही टाइम पे और ऑनेस्टली, यानी कि सपोज अगर 1 लाख रुपए टैक्स बनता है तो वो 1 लाख ही दे, 1 लाख से कम टैक्स ना दे, 60,000, 70,000 या 80,000 ना दे। नेक्स्ट, टू अवॉइड करप्टिंग पब्लिक सर्वेंट्स। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट, क्योंकि कोई एक इंसान के थ्रू नहीं चलता है, गवर्नमेंट बहुत सारे आदमी लोग से मिलकर चलता है। तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन किसी एक आदमी को करप्ट कर देते हैं गवर्नमेंट के। फॉर एग्जांपल उन लोग को ब्राइब कर देते हैं, उन लोग को रिश्वत दे देते हैं, जिसके वजह से गवर्नमेंट की तरफ से वो उन लोग को हेल्प कर देता है किसी भी तरीके का फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में। वो लोग का हो सकता है टैक्स असेसमेंट कम कर दे, उन लोग का टैक्स का अमाउंट कम कर दे, या ऐसा ही किसी भी तरीके का फ्रॉड में वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट हमेशा ये एक्सपेक्ट करता है कि कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो उसके सर्वेंट्स या कि यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से रिलेटेड के रिलेशन में। टू असिस्ट इन सॉल्विंग नेशनल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनबैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। हर गवर्नमेंट को ये बात मालूम है कि सिर्फ गवर्नमेंट के एफर्ट से कोई भी कंट्री प्रॉस्पर नहीं कर सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है, डेवलप नहीं कर सकता है। हर एक गवर्नमेंट ये चाहता है कि उसके कंट्री का जो भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग साइड बाय साइड पार्टिसिपेट करे और गवर्नमेंट को हेल्प करे पॉवर्टी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, रीजनल डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम एंड सो ऑन, इन सारे तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वो लोग चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सॉल्व हो सकता है। वो लोग चाहेंगे कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन रूरल एरियाज में भी, जहाँ पे कम इनकम होता है, वहां पे भी अपने कंपनीज को खोले और वहां पे एम्प्लॉयमेंट दे। उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, रीजनल डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम भी कम होगा एंड सो ऑन। एक्सपेक्टेशंस ऑफ जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक सबसे पहला तो टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। ये एक्सपेक्ट करता है कि इन्वायरमेंट, जो भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो उस इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करे, उसको हेल्दी रखे। नेक्स्ट, टू प्रोड्यूस सोशली डिजायरेबल प्रोडक्ट्स इन अकॉर्डेंस टू नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रॉपर्ट एंड प्रायोरिटी। वो लोग हमेशा चाहते हैं कि जो भी सोशली डिजायरेबल प्रोडक्ट्स हो, सोशली डिजायरेबल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि जो ऐसा प्रोडक्ट जो कि इन जनरल बेनिफिट करे ऑन अ होल उस सोसाइटी को। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट एक सोशली अनडिजायरेबल प्रोडक्ट है, यानी कि उसको सोशली डिजायरेबल नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वो ऑन होल उसका जो भी कस्टमर रहता है वो उसको करप्ट करता है, उसका हेल्थ को बेनिफिट नहीं देता है। वैसे ही एग्जाम्पल ले लिया जाए गन, ठीक है, कमर्शियल गन सोशली अनडिजायरेबल है क्योंकि वो हजार्डस हो सकता है। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग अल्कोहल, ड्रग्स, सो ऑन। इन सारे चीज का अगर हम लोग एग्जांपल है तो ये सारे सोशली अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स है। जनरल पब्लिक यही एक्सपेक्ट करेगा कि अनडिजायरेबल, सोशली अनडिजायरेबल प्रोडक्ट कभी भी कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ना बनाए, वो लोग सिर्फ और सिर्फ सोशली डिजायरेबल प्रोडक्ट्स बनाए। नेक्स्ट आता है टू हेल्प वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी।
वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो गरीब लोग है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन उसको और ज्यादा हेल्प करे ताकि उन लोग का इनकम हो सके, उन लोग को चीप दाम पे प्रोडक्ट को दिया जाए ताकि वो लोग उन लोग का और ज्यादा सरवाइव करने में हेल्प कर सके। टू डोनेट फंड्स फॉर चैरिटेबल एंड पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज। अभी अभी हम लोग जानते हैं कि ग्लोबल पैंडेमिक ड्यू टू कोविड-19 डिजीज हो रहा है, तो हम लोग एज जनरल पब्लिक बहुत ज्यादा देखते हैं बड़े बड़े कंपनीज को कि वो लोग चैरिटी कर रहे हैं और फंड्स दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट को या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो लोग हेल्प कर सके ऐसे तरीके के चीज को रोकने में। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे जनरल पब्लिक एक्सपेक्ट करता है कि जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस है वो जनरल पब्लिक के लिए चैरिटी करे, उन लोग को फंड दे जहां पे भी उन लोग को जरूरत हो। यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय, ऑपरेटर्स, गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक। इस चैप्टर में एक और टॉपिक बचा है, उस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही। I would like to you all to read it from your books और एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करो। See you in the next class. Bye bye.